हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा दिन है, ईद मुबारक सबको। सबको हम पॉजिटिव नमस्कार भी करते हैं, सत श्री अकाल भी करते हैं। सारे कल्चर जो हैं वो इंडिया का ही पार्ट है। और यूजली मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो जावेद साहब बोलते हैं, लेकिन जावेद साहब ने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली यार। वो बिफोर आई कम टू सिकंदर का बिजनेस एनालिसिस जो कि पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन ये जो उन्होंने बात बोली ना, ये बहुत अच्छी बोली। कहते हैं कि जी हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, तो हम ये क्यों करते हैं ऐसा? तो हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब इंसानों ने ये जो बनाई त्योहार बनाए, दैट वाज अ वे ऑफ कम्युनिटी कमिंग टुगेदर। तो वो हो जाता है कल्चर। कल्चर जो होता है वो किसी भी मजहब का या फिर किसी भी रिलीजन का जो होता है ना, वो को से बाइंड नहीं करता है उसको। वो होता है कि कौन से लोग एक साथ रह रहे हैं, वही कल्चर हो जाता है। तो इंडिया का जो कल्चर है उसके अंदर ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, वही अच्छा है। और ये जो सेकुलर थोड़ा सा दिमाग होता है जिसको लोग आजकल लिबराडू और ये सब कहने लग जाते हैं, ये लिबरल लिबरल कुछ नहीं होता। लोग जो मुसलमान हैं वो अपना मुस्लिम कल्चर ही मानते हैं, जो हिंदू हैं वो हिंदू ही मानते हैं। और वो उससे ऊपर मानते हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हम तो हैं इंडियंस। और वो दिख रहा है, क्योंकि जो सलमान खान है, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, लेकिन उसको प्यार पूरी जनता करती है और वो प्यार दिख रहा है। जिन लोगों को कल ये लगा कि स्टारडम खत्म हो गया, हम लोगों ने भी कल डिस्कस किया बहुत सारी बातें कि भाई को डिफरेंटली क्या करना चाहिए। तो डिफरेंटली अगर कुछ करना चाहिए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी खत्म हो गया है। इतने सालों से जो इंसान कुछ ना कुछ करता चला जा रहा है, लोगों के मन के अंदर राज कर रहा है। और मैं ये भी देख रहा था सलमान खान के करियर के अंदर, पुराने इंटरव्यूज मैंने बहुत सारे सुने, और प्लीज सुनना जाके। ही वॉज साउंडिंग मोर मॉडर्न, मोर लाइक अ जेनजी, अंटिल लेट्स से 2010 और 12। उसके बाद थोड़ा देसी अवतार आना शुरू हो गया। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये अचानक से देसी किसी का भाई किसी की जान कैसे बन गए, वेयर एज ही वॉज वेरी मॉडर्न एंड अपबीट इन द वे ही यूज्ड टू थिंक एंड ऑपरेट। ऐसा क्या हो गया? वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर ही होगा। कि क्या ये जो शिफ्ट आया है ये कैसे आ गया है? ये जो मॉडर्न तरीके का लड़का अचानक से ये देसी से ये तरीके से क्या हो गया, और क्या ये लोगों को अच्छा भी लग रहा है, या लोग चाहते हैं कि भाई अब आज की जेनजी और ये हमारी जैसी बातें करे, हमारे जैसा बिहेवियर रखे? क्या ऐसा चाह रहे हैं क्या लोग? एनालिसिस करके देखेंगे, देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है। तो सिकंदर का जो डे वन है, उसने ये तो बता दिया कि जी स्टारडम चाहे डोमेस्टिकली हो चाहे इंटरनेशनली हो, वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है। आपकी पिक्चर अच्छी हो बुरी हो, सलमान खान इज अ फेस्टिवल टू एंजॉय। 30 करोड़ नेट इंडिया के अंदर आता है, 30.5 के आसपास। 19 करोड़ आता है ओवरसीज से। 54.72 करोड़ जो है वो इसके ऑफिशियल डे वन के नंबर्स हैं। बहुत ही बड़े नंबर्स हैं ये। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही एक्सीलेंट जोन के अंदर है, क्योंकि हमें अब आदतें गलत पड़ी हुई है ना। पहले दिन ही हमें 100 करोड़ बताओ, 150 करोड़ बताओ। साउथ का कोई आर्टिस्ट आता है तो वो तो भारी इतना कर लेता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसी मूवी जिसका बज बन ही नहीं पा रहा था एंड तक भी, एडवांस बुकिंग भी नहीं आ पा रही थी, वो भी 55 करोड़ रुपीज के आसपास कर लेती है। तो कमी कहाँ है स्टारडम के अंदर? नो, कमी सिर्फ इसी चीज की है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो हो रही है मिसमैच हो रही है। आपको चाहिए ब्लैक कलर और वो ऑफर कर रहे हैं आपको पिंक कलर। आप कह रहे हैं नहीं यार, ये मेरे को थोड़ा सा मैनहुड वाला ब्लैक कलर चाहिए, मुझे पिंकी कलर नहीं चाहिए। तो मेरे को सॉफ्टर भाई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दबंगगिरी वाला भाई, जो थोड़ा सा ये मतलब लोगों की जो मैंने बहुत फीडबैक सुना कि भाई लोगों की सेवा सुबह छोड़ो, वो थोड़ा एंटी टाइप आपके जो पर्सनैलिटी उससे मैच करती हुई चीज चाहिए। ठीक है, वैसी पेश हो जाएगी। एक प्ली ये भी आया कि सिकंदर के अंदर अगर आप देखो तो वो जन सेवा की बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है। उन लोगों को अच्छी बातें नहीं पसंद। तो मैं बोलूंगा कि नहीं, अच्छी बातों की बात नहीं है, ये थोड़ा गलत इंटरप्रिटेशन है। पुष्पा के अंदर भी वो अच्छी चीजें ही करने की कोशिश कर रहा होता आसपास के लोगों के लिए। एट द सेम टाइम उसका जो इमोशनल हुक था वो शायद थोड़ा ज्यादा था, इस लोगों को पसंद आ गया। लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रिंज जोन के अंदर चला गया था। अब वो क्रिंज क्यों पसंद आया, उसको तो मैं आज तक भी डाइसेक्ट नहीं कर पाया हूँ। मैंने जितना भी दिमाग लगा लिया, मैं पुष्पा को डाइसेक्ट कर ही नहीं पाता हूँ कि वो कैसे चल गई इतनी बड़ी हिट। ऐसा तो लग रहा है कि जैसे किसी ने जाके मतलब पैसे जबरदस्ती दे दी हो। हर बंदा कहता है कि भाई बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, हमने देख लिया पुष्पा पुष्पा पुष्पा। आज जब हम बोलते हैं कि पुष्पा अच्छी क्यों थी, वो सेम ही लोग बोलते हैं नहीं यार थी तो क्रिंज ही। फिर देखी क्यों थी और क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे, समझ नहीं आया। एनीवेज, कमिंग बैक टू हिज स्टारडम इज इंटैक्ट। अब दो तरीके होते हैं इसको हैंडल करने के लिए। या तो आप फेलियर को ट्रोल करके बोल दो कि आप मोटा हो गए, आप सलोड़ा हो गए, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए है, और वो आपका इस्तेमाल में नहीं करते, गाली गलौज पे उतर आते हैं, ये सब होता है। और दूसरा होता है एक सटल एक्शन। और ये सटल एक्शन जो होता है ना, ये कोई गांधीगिरी वाला एक्शन नहीं होता, ये रिस्पेक्टफुल वाला होता है। इससे मतलब होता है आपकी अपब्रिंगिंग पता चलती है। जब कभी भी आपको किसी को कोई हार्ड मैसेज देना होता है, साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो अगर आपका सटल एक्शन ये है कि भाईजान देखो, आप जैसे पिक्चर बना रहे हो हमें नहीं देखनी है,
हम आपके साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हमने शाहरुख खान के साथ किया था जब वो पिक्चरों में उतर आए थे हैरी मेट सेजल वाले टाइप के अंदर। हमने उनकी पिक्चरें देखना बंद कर दिया था, चाहे ओपनिंग लगती थी वो देख के तो आएंगे बड़ा स्टार क्या है, उसके बाद वो ढुप करके गिर जाती थी। तो अब अगर आप लोग नहीं जाते हैं इस पिक्चर को देखना, वो एक्चुअली के अंदर सलमान खान के लिए अच्छा है। आप उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि जो आप दिमाग में इमेजिन कर रहे थे, अभी तक इंटरव्यूज में भी यही बोल रहे थे, सिकंदर बड़ी अच्छी है जी, सिकंदर बड़ी अच्छी है, मैंने देखा क्या इमोशन है, और ये जो साजिद नाडियावाला है इसकी क्या ही नजर है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी को स्क्रीन प्ले को समझ लेता है। एक जोल्ट जाना जरूरी है। 440 वोल्ट का जब झटका लगेगा ना, तो अपने आप उनको समझ में आ जाएगा कि जो मैं सोच रहा था पब्लिक तो वैसा सोच ही नहीं रही भाई। तो फिर जैसा वो सोच रही है जो उसको चाहिए, तब वो आप मजबूर हो गए। तब आप मजबूर हो गए कि 6 महीने का गैप लेके मैं पहली मूवी दूसरी शुरू करने से पहले वो बन जाऊं जैसा लोग मुझे चाहते हैं। तो शायद आपको एक अचानक से पठान दिखेगी, जवान दिखेगी, आपको गैप चाहिए होगा। ये बड़े बड़े आर्टिस्ट आप जिसको भी बोल लीजिए, शाहरुख खान नहीं समझ पाया भाई। लोग बोलते शाहरुख खान अभी भी किंग है, शाहरुख खान को समझने के लिए 4-5 साल लग गए यार। हर बंदा ह्यूमन ही होता है, कोई भी बंदा डिफरेंट नहीं होता कि शाहरुख खान है उसको भी 4 साल लग गए। अमिताभ बच्चन ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम, उनको नहीं समझ में आया जब वो वापस आए तो लाल बादशाह बन के आगे, काले बाल का विग लगा के आगे, किसी को समझ में नहीं आया। जैसी मोहब्बतें आई तब लोगों को समझ में आया यार ये है इंसान, डिग्निटी इंटैक्ट। एंग्री यंग मैन नहीं तो एंग्री ओल्ड मैन सही, तो आपके कोर नहीं शिफ्ट हुआ, बट एट द सेम टाइम आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। ऐसे ही जो नटोरियस सलमान खान है, उसके लिए जवान होना जरूरी नहीं है, उसके लिए गाना गाना जरूरी नहीं है, उसके लिए गर्लफ्रेंड होना जरूरी नहीं है, नहीं चाहिए यार कोई हीरोइन इसके आसपास। हमें एंग्री नटोरियस तरीके का सलमान खान चाहिए जो उसकी कोर पर्सनालिटी को भी सूट करता है। हमें एनर्जी चाहिए इस आदमी के अंदर जो हमें पसंद है। झलियां मारता हुआ, हमें दबंगिरी करता हुआ, वो ही करता हुआ सलमान खान ही पसंद है। इसके लिए सबसे अच्छी बात ये, एज डज नॉट मैटर। तो आप ये जो हीरोगिरी है, जो ये रोमांटिक जोन के अंदर आप जा रहे हो, किसी का भाई किसी की जान के अंदर अजीब से स्टेप कर रहे हो, जरूरत ही नहीं भाई। हम आपके वाइट बाल भी देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें चाहिए सलमान खान का ऑरा वैसे के वैसे, अनकॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके बजट वजट के ओर। देखो आप अगर आज की डेट में देखें तो 30 करोड़ रुपीज नेट की बात कर रहा हूँ मैं, 55 करोड़ रुपीज छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। जो डे टू का बिजनेस है एज वी स्पीक 10 करोड़ का है, तो आप लगभग लगभग यही मानिए कि इसी की रेंज के अंदर, 30 की रेंज के अंदर आज भी नंबर आ जाएंगे, 25 से 30 के अंदर। और ये तब है जब एडवांस बुकिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी, ये तब है जब ज्यादा अच्छा इसको रिस्पांस नहीं मिला, ये तब है जब लोगों ने बोला कि इनका कुछ नहीं हो सकता, तब भी करके 30 हो गए। आज ईद है तब भी सेलिब्रेशन होगा, तो 60 करोड़ रुपए के आसपास तो ये पहुंच जाएंगे। अब इसका बजट था 200 करोड़ रुपए। और अगर आपने पोस्टर ध्यान से देखा है तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको दिखता है नाडिया वाला, राइट हैंड साइड पर होता है एसकेएफ फिल्म्स। अब होता क्या है कि जब इतना बड़ा स्टार होता है उसकी कॉस्ट अगर आप ऐड कर दोगे 100 करोड़ वाली टाइप, और आपका प्रोडक्शन बजट और ये ओवरऑल मूवी का बजट 200 करोड़ रुपए है जैसा कि बताया गया है, तो आप 300 करोड़ रुपए के बजट के ऊपर खेल रहे हो। उस सेंस में जो शाहरुख खान ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, सलमान खान, इवन अक्षय कुमार ऑफ द वर्ल्ड, आमिर खान ऑफ द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि ठीक है, मेरी एक वैल्यू है जो मैं टेबल पे लेके आ रहा हूँ, पैसे मत देना, मेरा और आपका प्रोडक्शन हाउस जो है वो कोलैबोरेट कर जाता है, मेरा भी नाम डाल देना। तो नाम में क्या आता है, एसकेएफ फिल्म्स, राइट हैंड साइड में उनका लोगो, विकीपीडिया पे जाके चेक कर लेना। 200 करोड़ रुपए है, लेकिन 100 करोड़ रुपीज मैंने फीस नहीं ली, लेकिन मैं प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा। तो जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग हुआ वो आपका 200 करोड़ हो गया, जिसके अंदर आप बाकी का स्टार कास्ट को पैसे दोगे, डायरेक्टर को दोगे, जो भी कुछ करोगे, 200 लग गए। लेकिन सलमान खान खुद पैसे तब कमाएगा जब ये प्रॉफिटेबल होगा। तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जो सलमान खान साहब हैं और जो नाडियावाला साहब हैं, उन्होंने समझ लीजिए कि 200 उन्होंने डाले और 100 नोशनल तरीके से सलमान खान ने डाले, तो उनकी जेब से कुछ नहीं गया है। जेब से जिसके गया है 200 करोड़ रुपए, वो गया नाडिया वाला साहब के यहाँ से। तो सलमान खान की जेब से कुछ नहीं गया, वो क्योंकि खुद ही आर्टिस्ट हैं, वो 100 करोड़ रुपए की वैल्यू लेके आते हैं। तो प्रोडक्शन हाउस आपको क्लियर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर के पास चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं पेन स्टूडियोज, उन्होंने 165 करोड़ रुपए दिए, 165 करोड़ रुपीज के भाई हमें नेशनल लेवल पे थेरेटिकल राइट्स दे दो। तो 165 आपके वहां से आ गए। और इनको प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए का बिजनेस नेट इंडिया के अंदर करना होगा। 300 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, और अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 60 करोड़ रुपीज पे हैं। तो एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि इनको तो लॉस होगा। ये मूवी मैक्सिमम हायर साइड के ऊपर इस हिसाब से जैसे चल रही है तो 125 करोड़ रुपए नेट करेगी, यानी कि कम से कम 175 से 150 करोड़ रुपए का लॉस होगा
पेन को फॉर श्योर होगा इस मूवी के अंदर, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने, जो लोगों को नहीं पता है, कोई मिनिमम गारंटी करी हो, तो ये जो 165 करोड़ रुपीस है वो रिड्यूस हो जाएगा। बहुत सी बारी ऐसा होता है, ये रिड्यूस हो जाएगा और इनका प्रॉफिट में जो नहीं आ पाया उसका जो लॉस बेरिंग होगा वो फिर एसकेएफ एंड नाडियावाला साहब करेंगे, मोर सो नाडियावाला साहब करेंगे। एसकेएफ ने तो सिर्फ नोशनल 100 करोड़ रुपए डाले। म्यूजिक जो आया है वो 30 करोड़ रुपीज, सैटेलाइट जो आया वो आया जी सिनेमा और म्यूजिक जी के पास ही है, वो आया 50 करोड़ रुपीज में। और नेटफ्लिक्स ने कंडीशनल जो एग्रीमेंट किया है वो है 85 करोड़ रुपीज, बट वो 135 करोड़ हो जाएगा अगर पिक्चर ओवरऑल बेसिस पे 350 करोड़ कर लेती है। अब बहुत मुश्किल से टाइगर 3 कर पाई थी इस तरीके के नंबर्स, तो ये तो नहीं करेगी फॉर श्योर, तो ये 85 करोड़ ही मानना पड़ेगा। तो 85 करोड़ आपके ओटीटी के ऊपर आ गए, सैटेलाइट के 50 आ गए, आपके म्यूजिक के 30 आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने 165 करोड़ रुपीज अभी तो देनी है, तो जब इसका टोटल करोगे तो 330 करोड़ आता है। 330 करोड़ रुपीज का मतलब है 130 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑन 200 करोड़ रुपए की एक्चुअल लागत, यानी 65% प्रॉफिट के ऊपर नाडियावाला साहब बैठे हुए हैं। तो ये इसका मोटा मोटा हो जाता है, बट ये प्रॉफिट अभी भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पेन स्टूडियोज जो है उसका जो एग्रीमेंट होंगे वो बहुत टाइटर होंगे। अगर ये मूवी जिस तरीके से जा रही है, मान लो 200 भी नहीं कर रही है या फिर कुछ इस तरीके के अमाउंट नहीं कर रही है, तो कुछ रिएम्बर्समेंट्स होती हैं, ये पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं, एक साथ 165 जाता भी नहीं है, तो वो जो चेक्स होंगे वो कहीं ना कहीं वो स्टेटस को हो जाएगा उनका, वो जीरो हो जाएंगे, जैसे भी आप उसको कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए इसकी ये सिचुएशन है। अब पैसे कब कमाएंगे सलमान खान साहब? वो तब कमाते हैं जब ये मूवी बहुत बड़ी हिट हो जाती और ये 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती, तो प्रॉफिट पेन स्टूडियोज के पास भी आते हैं, फिर वो आगे लेने की बजाय वो देते, प्रॉफिट शेयरिंग करते, और सबको उम्मीद यही थी कि 500 करोड़ टाइप की पिक्चर होगी, कम से कम 500-600 करोड़ करेगी, उस तरीके की जोन के अंदर जाएगी, जो कि नहीं हुआ। तो मोटे मोटे लेवल पे मैंने आपको समझा दिया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं उनका लॉस तब भी होगा चाहे उनको रिम्बर्समेंट्स मिले, उनके लास्ट चेक्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएं एज पर द एग्रीमेंट, वो सब कुछ भी होने आने के बाद मोटे मोटे लेवल पे ये होगा कि सलमान खान को कोई फीस नहीं मिलेगी, तो लॉस ही है इतने दिनों का काम करना। प्रोडक्शन हाउस ने 200 करोड़ रुपए लगा दिए, उनको 330 करोड़ रुपए आए, तो बट बहुत ही मिनिस्कुल अमाउंट पे एडिशन होगा। अभी इसके अंदर मैंने इंटरनेशनल जो है वो नहीं ऐड किया है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर भी ज़्यादा नहीं आए होंगे, 20-25 करोड़ रुपए आप और ऐड कर लो तो 350 तक मामला ये पहुंच गया होगा, हायर साइड के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुश्किल से इनको 20-30% का प्रॉफिट होगा, इनकी लागत पूरी हो जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके लिए ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगी। अब देखिए, ये जो ब्यूटी है इस तरीके के मैथमेटिक्स की वो ये है कि आप सोचते हैं 200 करोड़ हैं, 300 करोड़ हैं, बड़ा स्टार भी ले लेते हैं, लेकिन ये जो लॉसेस है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और हमेशा जो एक तरीका बताया गया है कि भाई अगर 200 नहीं क्रॉस हुआ बजट के तो वो लॉस हो जाता है, ये होता है, ये पुराने जमाने की बातें थी। ये अगर इसी तरीके से पुराने जमाने में ही आपकी एक चीज अगर एक ही जगह पे बिक सकती होती तब ट्रू था, तो अगर आप थिएटर पे ही सिर्फ बेच सकते हैं अपनी फिल्म तब ट्रू था। आपकी आज की डेट में अच्छी खासी लागत, 50% कॉस्ट तो आपकी ऑलमोस्ट नेटफ्लिक्स वगैरह ही दे जाते हैं, तो आपको पता है कि आप एक्स्ट्रा बजट लेके चल सकते हैं, बड़ा स्टार ले सकते हैं, पैसे ब्लोट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ वो कहानी के ऊपर लगा दें, थोड़ा स्क्रीन प्ले राइटर्स अच्छे ले लें, अच्छे डायलॉग्स ले लें, तो काफ़ी अच्छा होगा। डायलॉग्स किसके अच्छे थे? छावा के डायलॉग्स ब्रिलियंट थे। उसके बाद किसके डायलॉग सबसे अच्छे थे, जो मतलब मीम्स बन गए, वो थे हिमेश रेशमिया के पिक्चर, ठीक है, बैडस रवि कुमार के। इस तरीके के डायलॉग्स आप एक्सपेक्ट करते हो, थोड़े स्लीजी कम हो, लेकिन वो इस तरीके के मासी डायलॉग्स एक्सपेक्ट करते हो आप एक सलमान खान की फिल्म से, ठीक है। और जो लोगों ने ये बोला कि यार सलमान खान के जितने भी फैंस होते हैं वो सब अनपढ़ गवार होते हैं, वो तो रिक्शा चलाने वाले होते हैं। मैं एक सुन रहा था, एक इंसान की शायद पराशर वराशर करके कुछ नाम है उसका, ऐसा नहीं है यार। सलमान खान की हमेशा से जो पिक्चरें रही हैं वो मसाला फिल्म्स रही हैं। मसाला और मास में बहुत डिफरेंस है, बहुत बारी बता चुका हूँ। मसाला होता है जो अभी तक बॉलीवुड बनाता आया था, मास की डेफिनेशन होगी है अब ये कुछ भी होएगा, यहाँ पर कुछ भी होएगा, और नॉर्थ की और साउथ की सेंसिबिलिटी सेम नहीं है। यही मूवी ऑलमोस्ट सेम तरीके के टेम्पलेट पे आप किसी रजनीकांत को दे दीजिए, आप किसी इवन थलापति विजय को दे दीजिए, या फिर कोई अल्लू अर्जुन को ही दे दीजिए, नीचे फर्स्ट क्लास तरीके से चमक जाएगी, वो बोलेंगे क्या पिक्चर बनाई है भाई,
लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलता है। अगर आपका कोर यहाँ पर है ना, वहां पर तो हम थोड़ा सा भेड़ चाल में चल गए, साउथ में चल गई है जी, हम पीछे ना रह जाए तो हम भी दिखाते हैं, क्योंकि हमारे अपने यहाँ पर कोई इनोवेशन हो नहीं रहा है। और दूसरी बात, हमें साउथ को नहीं कॉपी करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, साउथ में मांस का एक फ्लेवर आया है, मेरा डिफरेंशिएशन क्या है, मेरे फ्लेवर में क्या मिसल पाव वाला कुछ फ्लेवर आएगा, या फिर मैं कोई अलग तरीके का मसालेदार चीज कोई लेके आऊंगा जो पंजाबी स्टाइल के अंदर होगी, या फिर वो महाराष्ट्र का वो होता है ना एक डिश नागपुर वगैरह का जो बहुत ही स्पाइसी सा होता है, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो सब चीजें मैं लेके आऊंगा, या फिर मैं कुछ अलग अलग कुछ लेके आऊंगा। सेम चीज नहीं कर सकते हैं, तो सेम ही हो गए। अब हिंदुस्तान में सबकी शक्लें तो एक जैसी ही है ना, लगभग लगभग, थोड़ा का रंग ऊपर नीचे अगर आप कर लो, तो फिर मैं उसकी क्यों ना देखूं, तो मैं इसकी क्यों ना देखूं, उससे कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कहाँ नहीं होता है, जब आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही क्लियर हो। और मैं बताऊं, आप थोड़ा सा गौर करके देखना, जब से ये साउथ का चलन होना शुरू हो गया, तब से आइडेंटिटी क्राइसिस और ज्यादा होंगे। अगर आप इसको 2 मिनट के लिए हटा दो, तो आपकी आइडेंटिटी बड़ी क्लियर थी यार, ये बॉलीवुड वालों को जिसको बोला जाता है कि आप साउथ मुंबई के लिए बनाते हो, नहीं बनाते यार। क्योंकि अगर आप देखो तो हिंदुस्तान के अंदर इंडिया भी है और भारत भी है, जिसको बोला जाता है इंडिया मतलब थोड़ा मॉडर्न सिटीज जहां पर कैपिटा इनकम वगैरह ज्यादा है। भारत का रिप्रेजेंटेशन जो नॉर्मल भाषा में किया जाता था, यानी गांव खेड़े थोड़े से। अब आप कह रहे हो कि सिर्फ भारत के लिए पिक्चर मत बनाओ, इंडिया के लिए मत बनाओ, ये भी गलत है यार। क्योंकि अगर आप देखो लार्जली, तो आपका बहुत हद तक क्या होता है कि आप और मैं अगर सिटीज के अंदर रह रहे हैं, तो हमें भी तो अपने से रिलेट होते हुए पिक्चर देखनी है। मैं लुंगी में क्यों देखूं पिक्चर? मतलब मेरा सवाल है, मेरे को क्यों फोर्स कर रहे हो कि मैं लुंगी में पिक्चर देखूं? ग्राउंडेड पिक्चर बनाओ। ग्राउंडेड पिक्चर का मतलब होता है रियलिटी दिखाना। इसीलिए अगर ये जवानी है दीवानी चलती है, क्योंकि वो मॉडर्न सिटी के अंदर ग्राउंडेड थी, उसके अंदर ओवर द टॉप नहीं था कुछ, तो आप वो बिलीवेबल मानने लग जाते हो। पॉइंट है कि आप ग्राउंडेड का मतलब लुंगी नहीं होता, ग्राउंडेड का मतलब होता है बिलीवेबल बनाना। ये बात जिस दिन लोगों को समझ में आ गई, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो जाएगी। इंडियन मूवीज या फिर हिंदी मूवीज स्पेसिफिकली ट्रैक पे आ जाएंगी, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।